हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 64 और ये वर्कशीट आपको 10 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति पाठ 1 का पुनरावृत्ति यानी रिवीजन वर्क करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में 1 मार्क के जो क्वेश्चन थे फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड उसको हमने कवर कर लिया था। अब आज इस वीडियो में इस वर्कशीट में हम जानेंगे और समझेंगे कि 3 से 5 अंक वाले कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है इस चैप्टर से रिलेटेड और उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वर्कशीट में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, 15 क्वेश्चन हैं जो कि संभावनाएं हो सकती हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड आ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वर्कशीट है आपकी। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न कि हमारा पहला प्रश्न आखिर क्या है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, यानी कि जो रॉब्सपियर था, जो जैकोबिन क्लब का हेड था, तो उसके क्लब में यानी कि जैकोबिन क्लब में कौन कौन से सदस्य जो थे, वो मेंबर जो थे वो शामिल थे। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैकोबिन क्लब में जो शामिल लोग थे वो थे दुकानदार व कारीगर। जो फ्रांस के दुकानदार व कारीगर तबके के जो लोग थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। समाज में जिनके पास जो कम समृद्ध थे, जिनकी आय ज़्यादा नहीं थी, वो लोग भी जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। वह गरीब और भूमिहीन मजदूर जो लोग थे, काश्तकार जो थे, ये सब जो हैं वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं 2 दार्शनिकों के विषय में संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसको बढ़ावा देने में दार्शनिकों का कम योगदान नहीं था। तो जो थिंकर्स थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने भी फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देने में पूरा योगदान दिया था। तो उनके में से आप जैसे वोल्टेयर हैं, रूसो, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, तो आप इनमें से किन्हीं जैसे 4-5 नाम दिए मैंने, तो आप इनमें से किसी 2 व्यक्ति जो हैं, जो 2 विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या उनकी विचारधारा थी जो जिससे कि फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा मिला। तो हम चलते हैं रूसो की तरफ। पहले हम रूसो की बात करते हैं। रूसो जो है, उन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। वह सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बात जो थी, किताब जो थी, इन्होंने लिखी थी और ये अपनी बात जो है लोगों तक उन्होंने पहुंचाई थी। और उनके इस सिद्धांत से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन फ्रांस में देखने को मिला था। साथ ही साथ रूसो ने राजतंत्र का भी कड़ा विरोध किया था कि मोनार्की यानी कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए फ्रांस में या किसी भी कंट्री में। और उसने एक आदमी की स्वतंत्रता यानी कि खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, उस पर उसने बल दिया था। अब दूसरा जो व्यक्ति है दार्शनिक, वो है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने समाज और शासन की व्यवस्था की जो पावर सेपरेशन थ्योरी है उसको प्रतिपादन किया। यानी कि उन्होंने पावर सेपरेशन थ्योरी को सपोर्ट किया और बताया कि जो शक्तियां हैं वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्तियां का जो है वो बंटवारा कर देना चाहिए। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियां बांट देना चाहिए, जिससे कि किसी एक के ताकतवर होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है और सबका एक दूसरे पे अंकुश रहता है। तो अगला प्रश्न है, ओलेम द गूज कौन थी? ठीक है, ओलेम द गूज कौन थी? ये एक महिला थी जो फ्रांस में जिस तरह से दार्शनिकों ने काम किया उसी तरीके से एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया था। ओलेम द गूज एक फ्रांसीसी लेखिका थी व कार्यकर्ता थी। ये महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना व गुलामी को जड़ से खत्म कर देना चाहती थी। यानी कि चाहती थी, क्योंकि देखिए फ्रांस में जब संवैधानिक गणतंत्र आया, वहाँ पर संविधान बना, तो काफ़ी हद तक वहाँ पर देखेंगे तो पुरुषों को ज़्यादा सम्मान दिया गया था, पुरुषों को अधिकार दिए गए थे, महिलाओं को बहुत से अधिकार नहीं दिए गए थे, मतलब ना के बराबर निष्क्रिय नागरिक मानते थे। तो ऐसे में ओलेम द गूज ने क्या किया, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाया और गुलामी को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। उनका सबसे प्रसिद्ध काम था महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं नागरिक की घोषणा करना। जिस तरीके से पुरुष नागरिक घोषणा पत्र आया था फ्रांस में, उसी तरीके से इन्होंने महिला नागरिक घोषणा पत्र जारी किया था, जो कि महिलाओं के अधिकारों को और सुगम बनाता था। तो इस वजह से ओलेम द गूज जो है वो फेमस थी। चौथा प्रश्न है हमारा, रॉब्सपियर के काल को आतंक का काल क्यों कहा जाता है? ठीक है, 1793 से 1794 के बीच में जो एक साल है, इसको हम कहते हैं आतंक का काल। ठीक है, फ्रांस में ये एक आतंक का काल था जो कि बहुत ही हिंसक रूप इसने ले लिया था इस एक साल में। तो इसको आतंक का काल क्यों कहा जाता है?
क्योंकि रॉब्सबियर जो था वो जैकोबिन क्लब का हेड था, मतलब मेन मेंबर था। तो उसने 1793 से 1794 के बीच में एक अधिनायक, यानी कि जो कह लीजिए एक तानाशाह, वैसे तो तानाशाह ये नहीं कहेंगे कि पूरे फ्रांस को उसने कवर कर लिया हो, इस तरीके से नहीं था, लेकिन जो उसका क्लब था जैकोबिन क्लब, उसका वो एक तरह से तानाशाह था जो कि मनमानी करता था। रॉब्सबियर ने उन सभी लोगों को गिलेटिन पे चढ़ा दिया। गिलेटिन क्या होता था? गिलेटिन एक ऐसी जैसे जैसे फांसी देने के लिए लोग देते हैं, तो वहाँ पर बीच सड़क पे एक गिलेटिन, एक लकड़ी का ऐसे बड़ा सा तंबू होता था और उस पर व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था। उसकी गर्दन जो है उस गिलेटिन पे आगे रख दी जाती थी और ऊपर धड़ से उसका जो सर है वो अलग कर दिया जाता था। तो एक मशीन थी सर काटने की, तो गिलेटिन पे चढ़ा दिया जाता था, तो जिसके लिए अवांछनीय तथा खतरनाक थे, और वो जो भी उसके शत्रु हुआ करते थे उसको वो गिलेटिन पे चढ़ा देता था। तो गणतंत्र के शत्रु के विनाशक के रूप में इन्होंने कार्य किया। रॉब्सबियर का जो पूरा जैकोबिन क्लब था उसने क्या किया कि जो भी गणतंत्र के खिलाफ बोलता था फ्रांस में या यूरोप में, तो इन्होंने एक जिम्मेदारी समझी अपनी कि हम जो भी राजतंत्र को सपोर्ट करेगा या राजा के मनमानी कार्य को सपोर्ट करेगा, हम उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो। तो ये गणतंत्र के सपोर्ट में बेशक थे, लेकिन इनका तरीका गलत था। जिस तरीके से ये अपनी भावनाओं को, अपने सिद्धांतों को फैला रहे थे, वो तरीका इनका गलत था, बहुत हिंसक था, जिसकी वजह से जैकोबिन क्लब ने हर जगह तबाही मचा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर महिलाओं का हाल जो था वो उतना अच्छा नहीं था। और फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाएं जो है शुरू से ही समाज में परिवर्तन लाना चाहती थी, अपने अधिकारों की वो मांग कर रही थी। उनका जीवन स्तर इतना अच्छा नहीं था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वो फ्रांसीसी समाज में अधिकांश जो महिलाएं हैं वो काम धंधा करती थी ताकि उनका घर जो है वो अच्छे से चल सके। छठा प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस के 3 स्टेट का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल के जरिए, एक पिक्चर के जरिए समझाऊंगी कि फ्रांस का समाज जो है वो कैसा था। देखिए ये फ्रांस का जो समाज है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट था। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। प्रथम स्टेट में ये पादरी वर्ग आपको दिख रहा है, ठीक है। पादरी वर्ग जो चर्च वगैरह में या जो धर्म की व्याख्या करते हैं, तो प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग। उसके बाद जो है द्वितीय स्टेट में आ रहे हैं कुलीन वर्ग, ओके। द्वितीय स्टेट में आ रहे हैं कुलीन वर्ग, ये नोबल क्लास होता था जो राजा के साथ उसके कार्यों में सहायता करता था। उसके बाद तृतीय स्टेट, क्योंकि फ्रांस का जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट में भी कई कैटेगरी थी, जैसे कि पहली कैटेगरी जो थी वो थी बड़े व्यवसायी, बिजनेसमैन, मतलब व्यापारी और वकील, कर्मचारी, ये पहली कैटेगरी में आते थे, तृतीय स्टेट की पहली कैटेगरी में आते थे। उसके बाद द्वितीय कैटेगरी में आ जाते हैं किसान और कारीगर, ठीक है, जिनके पास अपनी ज़मीन है, जो अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। उसके बाद तृतीय स्टेट में भी जो सबसे निम्न तबका था वो थे छोटे किसान और वो मजदूर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी और दूसरों के घरों में काम करने वाले नौकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रांसीसी समाज जो कि 3 स्टेट में डिवाइड था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इन दोनों वर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ता था और इनको कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए थे, जिससे कि ये समाज में ऊंचे तबके में रहते थे। और ये वाला स्टेट है, फ्रांसीसी क्रांति में इन्हीं का योगदान था और इन्होंने ही फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ावा दिया, क्योंकि यही वर्ग जो था वही टैक्स देता था। सारी परेशानियां इसी तृतीय स्टेट को ही उठानी पड़ती थी, जिसकी वजह से इनको बुरा लगता था कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता और इनके पास कुछ विशेष अधिकार भी हैं। तो इसलिए तृतीय स्टेट ने क्रांति का जिम्मा अपने सर उठाया। अगला प्रश्न है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है? तो दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन खड़े हो गए, यानी कि जहाँ जहाँ राजतंत्र था या तानाशाही थी, तो वहाँ की जनता ने भी अपने राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में चीज़ ऐसी हो चुकी थी जिससे कि पूरे यूरोप या पूरा विश्व जो है फ्रांस की क्रांति से, वहाँ के लोगों से सबक ले रहा था।
राजाओं के दैवीय अधिकार को समाप्त कर दिया गया व उसकी जगह पर संवैधानिक एक शासन व्यवस्था को सपोर्ट किया गया, यानी कि ईश्वर ही राजा ही ईश्वर है। इस तरह की जो बातें थी उसको लोगों ने ठुकरा दिया और अपने देश में संविधान की मांग की। लोगों ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। लोगों को अपने जो अधिकार थे उनके लिए वो आगे बढ़े और लोगों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना का प्रसार हुआ कि वो भी आगे बढ़कर एक साथ मिलकर जो राजतंत्र है या तानाशाही है उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको पूरी फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम चलते हैं इसके राजनीतिक कारण की तरफ। राजनीतिक कारण थे कि फ्रांस में जो राजा था वो निरंकुश था, मनमानी करता था, अपने आप को ईश्वर समझता था और उसको लगता था कि मेरे पास सारे अधिकार हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार उसके पास है। जो लुई 14 था, जो कि क्योंकि फ्रांस की क्रांति लुई 16 के काल में हुई थी, तो उससे पहले लुई 14 था। तो लुई 14 जो था उसने क्या कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। देखो बच्चों, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किस राजा ने कहा था। तो ऑप्शन में आता है कुछ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि लुई 16 के काल में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो लुई 16 ने ही ये बात बोली होगी। नहीं, लुई 16 नहीं बोली थी, लुई 14 ने ये बात बोली थी कि मैं ही राज्य हूँ और मैं ही सब कुछ करूँगा। ठीक है, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए थे। सामाजिक कारण क्या था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, समाज 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, जिसमें से प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था और उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए थे। तो तृतीय स्टेट ने इस वजह से परेशान होकर क्रांति में भाग लिया था। तो ये हो गया हमारे सामाजिक कारण। अब चलते हैं आर्थिक कारण को देख लेते हैं। फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी, मतलब इतनी फिजूल खर्ची करता था राजा, और जो लुई 14 था वो लगातार युद्धों में लगा पड़ा था, जिसकी वजह से राजा का जो खजाना है वो खाली हो चुका था। और लुई 16 ने अमेरिका के साथ एक स्वतंत्रता युद्ध में भाग ले लिया था, जिसकी वजह से जो बचा कुचा राजकोष था वो और ज़्यादा खाली हो गया और जो फ्रांस की जो स्थिति थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। राजा जो है वो क्या करता था, बहुत कर्जा ले रखा था उसने पहले से ही। जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो वो सिर्फ 20 साल का था, और जब वो गद्दी पर बैठा तो ऑलरेडी फ्रांस जो है वो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। तो मूलधन तो वो बिल्कुल भी नहीं चुका सकते थे, ब्याज तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो चुका सकते हैं, इतना जो फ्रांस जो है वो कर्जे में दबा हुआ था। इसके अलावा जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, वोल्टेयर, ये ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपने लेख छापे, आर्टिकल छापे, अपनी किताबें छापी, अपनी सोच दुनिया को बताई, जिससे कि फ्रांस में जो लोग थे वो इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने क्रांति को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? यानी कि जब लुई 16 गद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस के पास पैसा था या नहीं था, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, राजकोष जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था, लुई 14 के समय में ही खाली हो चुका था। लुई 14 के बाद जब लुई 15 आया तो उसने भी ऑस्ट्रिया के साथ उत्तराधिकार युद्ध लड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा, जिससे कि खजाना और खाली हो गया। राजा रानी जो है वो अपने ऊपर बहुत खर्चा करते थे, वर्साई का जो उनका राजमहल था उस पर वो बहुत पैसा खर्च करते थे, जिसकी वजह से खजाना धीरे धीरे खाली होता चला गया। और जो हमारे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में जो लोग थे, यानी कि जो पादरी और कुलीन वर्ग थे, वो टैक्स नहीं देते थे, वो विशेष अधिकार लिए हुए बैठे थे, जिसकी वजह से उन पर भी बहुत पैसा खर्च होता था। और जो हमारा आखिरी यानी जो तृतीय स्टेट था वो इतना कमज़ोर था आर्थिक दृष्टि से कि वो एकमात्र ही तृतीय स्टेट ही था जो टैक्स देता था। तो इस वजह से राजकोष जो है उसमें खजाना खाली होता गया, क्योंकि टैक्स भी बहुत कम आ रहा है, क्योंकि सिर्फ तृतीय स्टेट ही टैक्स दे रहा है। तो ये पूरी आर्थिक स्थिति थी जब लुई 16 गद्दी पर बैठा। 10वां प्रश्न है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था? डायरेक्टरी का शासन क्या था? नेशनल कन्वेंशन द्वारा बनाए गए गणतंत्र संविधान के अनुसार 1795 ईस्वी में डायरेक्टरी ने अपना कार्यभार संभाला। यानी कि जब 1793 में जब फ्रांस में संविधान बन गया तो उसके बाद डायरेक्टरी का शासन आया और 5 सदस्यों की कार्यपालिका थी जो काम देखती थी।
तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में जितनी भी सभाओं का निर्माण हुआ, डायरेक्टरी उसमें सबसे बेकार और अयोग्य एक भ्रष्ट संस्था साबित हुई। मतलब कोई काम नहीं कर पाई, लोगों के जो भी उम्मीदें थी उस पर वो खरी नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से नेपोलियन ने 1799 में डायरेक्टरी के शासन को खत्म कर दिया, क्योंकि ये एक भ्रष्ट और अयोग्य संस्था थी जो कि फ्रांस को नहीं संभाल पाई, और नेपोलियन ने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद 100 कुलात कौन थे? अगला क्वेश्चन है 100 कुलात कौन थे? जैकोबिन क्लब जो के लोग थे, अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ अलग सी एक ड्रेस पहनते थे, ठीक है। तो उनको जब वो ड्रेस ही पहनते थे, या जो उनका तरीका था तो कपड़े पहनने का, तो उनको उस नाम से, उस कपड़े के पहनने की वजह से उनको 100 कुलात नाम से बुलाया जाता था। ये अलग से एक रेड कलर की टोपी पहनते थे, एक जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, क्योंकि वो जताते थे देखो हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम गणतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो उस तरह से वेशभूषा जब कैरी करते थे तो उस वजह से उनको 100 कुलात बोला जाता था। उसके बाद है अगला प्रश्न, राजतंत्र व गणतंत्र सरकार में क्या प्रमुख अंतर है? राजतंत्र मतलब राजा का शासन, और गणतंत्र मतलब जिसमें कोई भी राजा नहीं है, आम लोगों ने सरकार चुनी हो। राजतंत्र शासन की सबसे प्राचीन व्यवस्था, जिसमें राजा जो है वो ईश्वर का एक प्रतिनिधि माना जाता है कि वही सब कुछ है, सारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब वही है, वही निर्णय लेगा, वही लोगों को न्याय देगा। तो ये राजतंत्र कहलाता है, जहाँ पर चुनाव भी नहीं होते। गणराज्य गणतंत्र क्या होता है? जहाँ पर चुनाव होते हैं, जहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, लोगों को सब चीज़ पता होती है, एक सरकार होती है, लोग उससे अपनी बात रखते हैं, ठीक है, कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ जो होता है ओपन होता है। तो वो गणतंत्र होता है, जिसका एक अपना संविधान होता है, एक राष्ट्रपति होता है। तो उस देश को हम गणतंत्र बोल सकते हैं। इसमें जो भी पद होते हैं वो विरासत में नहीं मिलते, लोग चुनते हैं, या इनडायरेक्ट वे में विधायिका चुनती है। तो इस तरीके से राजतंत्र और गणतंत्र में ये मेजर डिफरेंस है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? तो फ्रांस में जो दास थे उनकी स्थिति बहुत ही बेकार थी, दयनीय थी। उनको किसी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। दास प्रथा का अंत कैसे हुआ? तो नेशनल असेंबली में बहुत लंबी बहस हुई कि अगर हम लोगों को मूलभूत अधिकार दे रहे हैं तो क्या हमें उपनिवेशों को भी आम जनता के साथ अधिकार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इस पर काफ़ी लंबी बहस छिड़ी। उसके बाद 1794 में कन्वेंशन ने जो फ्रांस के उपनिवेश थे उनको दास की जो भी प्रथा थी उससे मुक्ति दिला दी। लेकिन 1804 में नेपोलियन ने इसे फिर से शुरू कर दिया, दास प्रथा को, ठीक है। लेकिन फाइनली फ्रांस में अगर हम देखें तो 1848 में आखिरकार फ्रांस में पूरी तरीके से जो दास प्रथा थी इसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16 के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र कब और कैसे बना? यानी कि जब लुई 16 को 1793 में फांसी पर चढ़ा दिया गया तो उसके बाद फ्रांस एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र बना। कैसे बना, किस प्रकार बना? 1791 में फ्रांस को संवैधानिक राष्ट्रतंत्र घोषित कर दिया गया। राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है, ताकि राजा जो है वो अपने आप को दैवीय अधिकार वाला ना माने, राजा के पास सारी शक्तियों का वो ना हो, इसलिए शक्तियों को बांट दिया गया और शक्तियां जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, जिससे कि जो सरकार है, शासन है, वो सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका लिखिए। हमें हम नेपोलियन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसके ऊपर बताना है कि नेपोलियन जो है उसने फ्रांस की राजनीति में क्या किया। नवंबर 1799 में उसने तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली। तख्ता पलट का मतलब होता है जो करंट सिचुएशन में राजा है उसको हटा के कोई और राजा बन जाए, उसे हम कहते हैं तख्ता पलट। फ्रांस की जनता ने उस पर भरोसा जताया और उसको राजा बना दिया। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बन गया, जिसके हाथ में बहुत सारी शक्तियां थी, असीमित शक्तियां थी। और 1804 में ही उसने नेपोलियन कोड लागू करवाया। नेपोलियन कोड में उसने कुछ अच्छी अच्छी बातें कहीं, फ्रांस में सुधार किया, नापतोल की प्रणाली को अच्छा बनाया, महिलाओं को अधिकार दिए, दास प्रथा को ख़त्म किया, दास प्रथा को तो उसने वापस लिया गया था, सामंती प्रथा को उसने ख़त्म किया, ठीक है ना, औरतों को विशेष अधिकार दिए। तो इस तरीके से उसने नेपोलियन कोड लागू करवाया और फ्रांस की क्रांति की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसने उसको लिया, ठीक है। इसमें उसने औरतों को सम्मान दिए और नेपोलियन ने सामंती प्रथा को भी समाप्त कर दिया।
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, ये वाला जो क्वेश्चन है, वर्कशीट कंप्लीट होती है। देखिए बच्चों, ये 15 क्वेश्चन है, तो इसलिए ये जो वर्कशीट है लंबी है, ये वीडियो भी लंबी बन चुकी है। आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटे आंसर लिख के दिए गए हैं ताकि आप समझ सकें। और आई होप आपको ये वीडियो और मेरे आंसर्स पसंद आए होंगे। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।